इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वेस्ट एशिया विवाद का किया जिक्र। कहा, भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का तेल रिजर्व, 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौट चुके हिंदुस्तान। दिल्ली में पीएम मोदी के भाषण के बाद आमने सामने आया पक्ष विपक्ष। बीजेपी नेता साजाद पूनावाला का निशाना। कहा, घबराहट पैदा करने की कोशिश में विपक्ष। हिमाचल में पेट्रोल पंपों पर अनाथ और विधवा उपकर लगाने के फैसले पर बोले सीएम सुक्खू। केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीएम सुक्खू ने साधा निशाना। पंजाब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सुसाइड केस में घिरी आप सरकार। शिरोमणि अकाली दल और परिवार ने किया विरोध प्रदर्शन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वेस्ट एशिया विवाद पर कहा कि बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 62 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का रिजर्व बनाने पर काम चल रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व है वे अलग है। पिछले 11 सालों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ी है। संकट के समय में देश की एक और तैयारी बहुत काम आ रही है। पिछले 10 से 11 सालों में इथेनॉल प्रोडक्शन और ब्लेंडिंग पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। एक दशक पहले देश में सिर्फ 1% इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने से करीब है। इस वजह से पिछले एक साल में हमें लगभग 4.5 करोड़ बैरल कम तेल इंपोर्ट करना पड़ा है। जाहिर है मौजूदा विवाद से दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। यह पक्का करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है कि भारत पर कम से कम बुरा असर पड़े। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर
निरंतर नजर बनाए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है। इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पश्चिमी एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के माध्यम से पूरे देश और संसद को संबोधित करते हुए बताया कि पश्चिमी एशिया संकट में भारत की क्या भूमिका है, कैसे भारत अपने लोगों, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, किसानों के लिए खाद पावर की जो आवश्यकता है उसके लिए किस प्रकार से प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए गए हैं। हमारी धुरंधर विदेश नीति है, लेकिन देश में एक ऐसी झूठी
लियारी गैंग है वे विदेश नीति पर भी राजनीति करती है। कांग्रेस और विपक्षी दल घबराहट पैदा करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी का एक इंडिया शाइनिंग जैसा भाषण था। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री एक वादा करेंगे कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी एलएनजी, एलपीजी, ना पेट्रोल ना ही डीजल के दाम बढ़ेंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के माध्यम से पूरे देश को और संसद को संबोधित करते हुए बताया कि भारत की क्या भूमिका है इस वेस्ट एशिया क्राइसिस में, किस प्रकार से भारत अपने लोगों को और अपने एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर रहा है, किस प्रकार से किसानों के लिए खाद की जो आवश्यकता है, पावर की जो आवश्यकता है देश में, और बाकी जो हमारी रिसोर्सेस की, एनर्जी की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए किस प्रकार के प्रयास उन्होंने आज और पिछले 10 वर्षों से किए, उसका उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया। और साथ में ये भी बताया कि भारत किस प्रकार की भूमिका इस वैश्विक परिस्थिति में निभा रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि जब भारत की धुरंधर विदेश नीति की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं भाई भारत ही है जो अमन और शांति की पहल कर सकता है, अमेरिका के लोग बोलते हैं, यूएई के लोग बोलते हैं कि भाई भारत ही है ईरान और इजराइल से बात कर सकता है। भारत की देखिए शिप्स किस प्रकार से ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है, देखिए किस प्रकार से भारत ने अपने लोगों को सुरक्षित किया है। तो हमारी तो धुरंधर विदेश नीति है, पर एक लियारी गैंग है, एक लायर लियारी गैंग हमारे देश में है, और वो विदेश नीति पे भी राजनीति करता है। मतलब सबसे पहले वो कह रहे थे देखो शिवालिक नंदा देवी नहीं आ रही, ये शिप्स नहीं आ रही, अमेरिका जा रही है, ये शिप्स तो भारत आ गई। फिर कहने लगे कि देखो क्रूड ऑयल रशिया से नहीं आ रहा, तो क्रूड ऑयल ना केवल रशिया से आ रहा है, ना केवल सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं, बल्कि अभी जो कल एक शिप आई, वो एक्वा टाइटन शिप चाइना जा रही थी रशियन ऑयल लेकर, वो भारत आ गई। तो ये हमारी विदेश नीति है, ये हमारी ताकत है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि एक संकट के समय में भी एलपीजी गैस का प्रोडक्शन बढ़े, डोमेस्टिक गैस की आपूर्ति हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। हमने क्रूड ऑयल के जो भंडार बनाए पिछले 10 वर्षों में, क्रूड ऑयल की स्थिति सामान्य की तरह है। ये सारी चीजें होने के बाद भी कांग्रेस और समाजवादी और विपक्षी दल एक लियारी गैंग की तरह यहां पर पैनिक फैलाना चाहते हैं, क्योंकि पैनिक में उनका मुनाफा है, आपदा में उनकी अवसर है। कोविड में भी पैनिक फैलाया वैक्सीन के खिलाफ, आज भी पैनिक इसलिए फैलाया जा रहा है, शॉर्टेज ये कहा जा रहा है ताकि शॉर्टेज का फायदा ब्लैक मार्केटिंग से इन्हीं के इकोसिस्टम के लोग उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ईरान के विषय में गलत बोल रहे थे कि ईरान ने भारत से दोस्ती तोड़ दी है, ईरान की शिप को भारत में सिंक कर दिया गया है ताकि हमारे लोगों की सुरक्षा पर खतरा पड़े। तो ये वो लोग हैं जो नंगे हो जाते एआई समिट में, ये वो लोग हैं जो मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आते हैं। और थरूर और तिवारी ने आईना दिखाया है कि भाई विदेश नीति भारत की अच्छी है, विदेश नीति पर राजनीति मत करो, और कहा है कि ये रिस्ट्रेंट हमारी स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट है, उसको भी नहीं मानना चाहते। तो लगता है कि विदेश नीति पर कुछ लोग परिवार फर्स्ट, नेशन फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट को आगे होने देते हैं। ये एक इंडिया शाइनिंग जैसी स्पीच थी। इसमें पिछले 12 साल में क्या किया क्या नहीं किया वो सारा, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, शायद उसको देखते हुए भाषण दिया गया। आप बोल रहे हैं हमने 6 नए यूरिया के प्लांट डाले, वो यूरिया के प्लांट चलेंगे किस पर, एलएनजी कहाँ से आएगा, इसका जवाब नहीं दिया। और सबसे पहला सवाल, आप इजराइल भागे भागे गए क्यों थे, उसका भी जवाब हम उम्मीद करते थे कि मिलेगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री एक वादा करेंगे आज कि चुनाव खत्म होने के बाद भी न एलएनजी के प्राइस बढ़ेंगे, न एलपीजी के बढ़ेंगे, न पेट्रोल के, न डीजल के। वो वादा अभी तक नहीं मिला। तो ये एक खोखली बातें करके चले गए। खरीफ का सीज़न आ रहा है, किसानों को आपने क्या ठोस राहत दी वो आपने नहीं बताया। हवाबाजी करना एक प्रधानमंत्री को संकट की घड़ी में शोभा नहीं देता। लेकिन ये व्यक्ति संकट हो या कुछ हो, कई लोग तो इंतजार कर रहे थे भाई घर का कौन सा बर्तन बजाएं। कोविड में तो आपने ताली वाली बजा दी, थाली बजा दी, अब क्या बजाएं बताइए, खाली सिलेंडर लेकर बाहर बजाएं, क्या करें। जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं सिलेंडर्स के लिए, उनको आप क्या बोलोगे कि हमने इतने नए प्लांट डाल दिए, ये कर दिया, वो, उससे क्या होगा। जो लाइनों में फर्टिलाइजर के लिए लगे हुए हैं उनको आप क्या जवाब दोगे। तो कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ कोरी लफाजी मिली।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेट्रोल पंपों पर अनाथ और विधवा उपकर लगाने के लिए फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए जब हम एक एक्ट के तहत उन्हें कानूनी अधिकार देने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी इसका विरोध कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, और आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जब हम एक एक्ट के तहत उन्हें कानूनी अधिकार देने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अनाथ बच्चों के और विधवा बहनों का भी विरोध कर रही है। ये बड़ी दुख की बात है। जहां सरकार अनाथ बच्चों की माता है, सरकार ही पिता है, और विधवा बहनों के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा और विधवा बहनों की पढ़ाई की बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के अलावा उनके जीवन यापन में सुधार करने के लिए एक परमानेंट इनकम का साधन बनाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी सरकार ना आए जो इसमें बदलाव कर सके, इसलिए हमने ये कानून लाया। अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो हरियाणा और पंजाब से 2 रुपये ज्यादा है। एक तो कानून के तक हमने कहा कि मैक्सिमम 5 रुपये है। अब लगाना अगर हमने 5 पैसे या 10 पैसे या 15 पैसे या 25 पैसे, वो लगाना सरकार के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसका भी विरोध किया। जो भी बड़ी गाड़ी खरीदता है, क्या वो 10 पैसे हमारे अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के लिए नहीं दे सकता? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले पेट्रोल पंप वालों के दबाव में आकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार अड़िग है। हम विधवा बहनों के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चों के लिए, उनके लिए जो हम स्कीम लेके आए उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, और इसमें हम उनको घर बनाने के लिए भी पैसा देंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम पैसा देंगे, जो भी हम साधन विधवा बहनों के जीवन यापन को सुधारात्मक तरीके से आगे लाने के लिए हम पैसा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका भी विरोध करती है। अब हिमाचल विरोधी भाजपा बन चुकी है। एक तो आरडीजी के वो अपराधी है, फिर ऊपर से आपदा आई और आपदा में इतने घर चले गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 1 बीघा जगह उनको देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो सिराज की बात है, चाहे नाचन की बात है, जहां भी आपदा प्रभावित परिवारों के घर चले गए, वो आपदा प्रभावित परिवारों के लोग हमें ये कहते हैं कि हमारी जगह ले लो और इसकी जगह हमें 1 बीघा कहीं सुरक्षित जगह दे दो। तो 68% वन भूमि होने के नाते हमने केंद्र सरकार से मांग की। वहाँ भी हिमाचल प्रदेश की बीजेपी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। आपदा में जब प्रस्ताव लाते उसमें भी चलने को तैयार नहीं है। तो हिमाचल विरोधी भाजपा ही है। आप देख ही रहे हैं उनके हाल, और ये सब चीजें आपके सामने प्रस्तुत हुई है। हिमाचल के बजट को लेकर विपक्ष लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब हम सरकार से बाहर हुए तो कर्जा 69,000 करोड़ के करीब था। 62,000 करोड़ की हमारी जो लोन की सीमा बची हुई थी वो हमने नहीं ली। लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर में जैसे ही शपथ हुई उसके बाद उन्होंने 62,000 करोड़ का कर्जा लिया। वे मेरे लिए वित्तीय वर्ष के खाते में कैसे आया? सुक्खू की सरकार में ऋण की बढ़ोतरी 16.3% सबसे अधिक है। हमारे समय में ये 7.2% था। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 76,000 करोड़ रुपए का ऋण पहुंचा था। फाइनेंशियल ईयर का जिक्र कर सकते हैं। अक्टूबर के लास्ट में कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पश्चात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो हर महीने का जो शेयर आता था, वो शेयर किसने खर्च किया? वो किया प्रदेश की सरकार ने। इसलिए जो आंकड़ा ये बोल रहे हैं कि 17,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ नहीं, अगर उस आंकड़े को आप पूरा जोड़ेंगे तो वो आंकड़ा लगभग 30,000 करोड़ के लगभग पहुंचता है। तो एक तो आंकड़ा वो है जिस आंकड़े को लेकर के गलत बोल रहे हैं। और जो ऋण की जो बात करें, ऋण की 76,000 करोड़ की जो बात कही है उन्होंने, तो पहली बात तो मैंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कही आपको कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 17,000 करोड़ नहीं, लगभग 30,000 करोड़ के करीब करीब जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट को मिली, और इस महीने तक उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अभी तक मिल रही है।
अब बात आती है जो ऋण की बात कर रहे हैं, 76,000 करोड़ आपने ऋण लिया। मेरा एक्चुअल ऋण जब मैंने एग्जिट किया था, जब गवर्नमेंट से हम बाहर हुए, तो 69,000 करोड़ के करीब था। 6,500 करोड़ रुपए की जो लिमिट हमारी लोन की बची हुई थी वो हमने नहीं ली। और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर में जैसे शपथ ली उन्होंने, 11 दिसंबर को शपथ ली, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में उन्होंने वो 6,500 करोड़ रुपए का जो लिमिट बची थी वो ली। फाइनेंशियल ईयर का मेरे खाते में कैसे आएगा? फाइनेंशियल ईयर भले ही वो 2022-23 था, लेकिन जो लिमिट हम छोड़ गए थे, ऋण की लिमिट छोड़ गए थे 6,500 करोड़ रुपए की, वो एग्जॉस्ट ने की और उसको हमारे खाते में डाल रहे, जबकि वो ने अपने इसके लिए जो है इस्तेमाल की, अपने समय के लिए इस्तेमाल की। तो इसलिए आंकड़ा दूसरा गलत ये है। और मैंने जो एक आंकड़ा आपके सामने जो रखा है, वो आंकड़ा में बड़ा उसको मैं आपके सामने में ये कहना चाहूंगा। देखिए, वो आंकड़ा विशेष तौर से जो ऋण लेने का है, ऋण लेने का जो आंकड़ा है, इन दोनों के कार्यकाल में ऋण लेने का आंकड़ा जो है वो चला गया है। वो चाहे वो पूर्व की सरकार रही, वीरभद्र सिंह की सरकार रही, चाहे वो कोई और सरकार रही, तो मैं उस बात को ज्यादा डिटेल में जानता हूं, वो ऑल टाइम उसमें मोर देन 10% रहा। और सुखू जी की सरकार का जो ऋण एनुअल ग्रोथ जो है वो 16.3 ऑल टाइम हाई। और जबकि मेरे समय में जो हमने ऋण, जिसका ऋण का शोर बहुत करते हैं, बहुत शोर डालते हैं कि ऋण लिया, हमने लिया एनुअल ग्रोथ जो हमारे ऋण की जो थी, इट वाज 7.2%। बहुत अंतर है भाई, दुगने से भी ज्यादा। यानी कि कहां 16.3%, कहां 7.2%। हमने ऋण कम लिया कंपैरेटिवली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि जो अभी का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, हर एक सेक्टर में इनका जो है बजट घटा है। सब्सिडी का बजट इनका आधे से भी कम हो गया है, लेकिन कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। सोशल वेलफेयर में बजट जो है लगभग 40% से भी ज्यादा इनका कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम जो है 1 लाख महिलाओं को जो है वो जो बीपीएल परिवार से नीचे की है उनके लिए 1,500 रुपए देंगे। ये कैसे हो सकता है? ना पहले कर पाए हैं जो गारंटियां दी थी, ना ही अब वो कर पाएंगे। और अभी जो झूठी घोषणा की है, हम तो उनमें एक ही चीज को पूछते हैं कि आप रोबोटिक सर्जरी पर तो चले गए। पिछले 2 सालों से चंबा के मेडिकल कॉलेज की, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज की टेंडर जो है वो फर्नीचर के, कुर्सी और मेज के नहीं हो पा रहे। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल और परिवार ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पंजाब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा को श्रद्धांजलि देने के लिए अमृतसर भर में अलग अलग प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले। इसके बाद मृतक के भाई वरिंदर पाल सिंह ने बताया, जिन्होंने भी हमारा साथ दिया है, मैं उनका अपनी और अपने परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूं। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की कॉपी आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं सभी जितनी भी राजनीतिक धीरे जिन्होंने भी हमारा साथ दिया है, जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, मैं परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये कैंडल मार्च पूरे एरिया में निकाला गया आपके रंजीत एवेन्यू? नहीं, ये हमारी तरफ से तो यहाँ पर रंजीत एवेन्यू में निकाला गया, लेकिन बाहर भी निकला गया, और भी इलाकों में निकाला गया। क्या कहना चाहते हैं इंसाफ के लिए? क्या जस्टिस जो लिखा हुआ था पोस्टर पे, जस्टिस फॉर रंधावा, वो तो मांग कर ही रहे हैं। हम सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं, और जो उसके पोस्टमार्टम का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाई कोर्ट से सुबह ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, और उसमें एम्स के और पीजीआई के जो डॉक्टर हैं उनकी निगरानी हेठ उसका पोस्टमार्टम होगा, और उसके बाद उसका संस्कार कर दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा
नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।